Assalamualaikum. आई एम मोहम्मद अरशद, केमिस्ट्री लेक्चरर। एक और टॉपिक हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का, और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी एटम को हमने पॉजिटिव आयन में चेंज करना हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी की वो कम से कम अमाउंट जो किसी गैशियस, आइसोलेटेड और ग्राउंड स्टेट एटम में से उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें चाहिए, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है सोडियम में से, और सोडियम का एटम Na पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 में से फिर एक और निकाल दें तो 10 रह गए। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, और उस Mg पॉजिटिव में से जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें 1451 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी। अगर हम तीसरा भी निकालना चाहें मैग्नीशियम में से, अगर निकालना चाहें तो 7730 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये तो कम थी, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। तो यहाँ से दो तीन बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी के तीन टाइप्स: फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। वजह क्या है? जब कोई एटम है ना, और जब हम उसको पॉजिटिव आयन में चेंज करते हैं तो पॉजिटिव आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा हो जाता है, साइज डिक्रीज करता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन थोड़े रह गए हैं, प्रोटॉन तो उतने ही हैं जितने वो थे, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर तीसरा रिमूव करें तो साइज तो और कम हो गया है, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी और भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स भी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं? साइज ऑफ एटम, एटम के साइज के इन्वर्सली रिलेटेड है आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जैसे डाउन द ग्रुप होता है। दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर ये बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्स चलेगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इसके बाद जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो आपस में रिपल्शन है, रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। क्या मतलब इस बात का? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्स है
और वो जो फिर बाकी इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निचले वाले शेल के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से रिपल्शन होती है, और उस रिपल्शन की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। इसे हम शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। चौथा फैक्टर, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहा है, एस में से, पी में से, डी में से, एफ में से, इस पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी से हमें दो बातों का और भी पता चलता है। एक तो मेटेलिक कैरेक्टर का अंदाजा होता है। कैसे पता चलेगा? जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है वो अच्छा मेटल होगा। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो ये मेटल नहीं होगा, ये नॉन मेटल होगा। तो इस तरीके से आइडिया हमें मिलता है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। दूसरा, ये हमें आइडिया देता है वैलेंसी के बारे में। मसलन हम चेक करना चाहते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है। हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा, निकल गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल के देखा, वो भी निकल गया। को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहा हमने मैग्नीशियम में से, तो एनर्जी की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, थाउजेंड्स में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 1451 के लिहाज से देखें तो ये 7730 बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में से पहला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, दूसरा भी निकल जाता है, तीसरा भी निकल जाता है। चौथे इलेक्ट्रॉन पे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा गैप बढ़ जाता है। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, निकल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें तो गैप आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम कहेंगे उसकी वैलेंसी 1 ही है। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से हमें वैलेंसी के बारे में भी आइडिया मिलता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ग्रुप्स में ये 3 चीज़ें चेंज होती हैं: एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट। ये तीनों चीज़ें जब हम टॉप से बॉटम को आते हैं तो ये इंक्रीज करती हैं। इनके इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज के आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स है। अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगी। सो एटॉमिक साइज शील्डिंग इफेक्ट जो है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कुछ वैल्यूज के साथ। ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हैं: लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम की है 520 किलो जूल पर मोल, इनका यूनिट है। सोडियम की 496, पोटाशियम की 419, रुबिडियम 403, सीजियम 376। अब ये वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। रीजंस क्या है? एटॉमिक साइज का डाउन द ग्रुप बढ़ जाना, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो ग्रुप्स में टॉप से बॉटम को आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करेगी। पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी ये इंक्रीज करती है along the period, because नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर, नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट ये सेम रहता है, इनमें कोई चेंज नहीं आती। फिर along द पीरियड लेफ्ट से राइट को आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करती है। दो फैक्टर तो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स विद इन द पीरियड चेंज नहीं होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं होता। तो तीसरा फैक्टर बच जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट को अलोंग द पीरियड बढ़ता है, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। अब जो राइट साइड पे नोबल गैसेस हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा। और लेफ्ट साइड पे अल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे कम है।
विद इन द सेम पीरियड। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो अल्कली मेटल्स हैं, राइट साइड पे नोबल गैस। तो अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे कम और नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखें कि किस एलिमेंट की सबसे कम है तो वो सीजियम है, और सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वो हीलियम की है। सीजियम की सबसे कम और हीलियम की सबसे ज़्यादा। अलोंग द पीरियड, इस ग्राफ को ज़रा एक दफ़ा डिटेल से देख लेते हैं, फिर हमें उसके ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम यह पहला पीरियड है। दूसरा पीरियड लिथियम से शुरू होकर नियॉन पे एंड होता है। इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 10 है, तो 3 से 10 तक ये 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की है और सबसे ज़्यादा नियॉन की है। अब देखें लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड क्या है, इंक्रीज कर रही है वैल्यू। यूं दो जगह पे वेरिएशन आ रही है। लिथियम के बाद बेरिलियम की ज़्यादा, बोरॉन की कम है। ये फर्स्ट ए का मेंबर है, ये सेकंड ए का है, और ये थर्ड ए का। तो यहां पे क्या पता चला कि सेकंड ए के जो मेंबर्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है थर्ड ए से। एक तो ये वेरिएशन आ गई। फिर उसके बाद यहां पे देखें नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप का है, तो 5th ए वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है 6 ए वालों से। ये दो जगह पे वेरिएशन है ग्राफ में। यहां पे देख लें सोडियम से तीसरा पीरियड शुरू हो जाता है, आर्गन पे खत्म हो जाता है। तो मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है, एल्यूमिनियम तीसरे का, फिर वही बात है, सेकंड ए की वैल्यू थर्ड ए से ज्यादा है। फिर फास्फोरस 5वें ग्रुप का मेंबर है, सल्फर छठे का, तो अगेन वही कंडीशन कि 5वें की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू छठे से ज्यादा है। दो जगह पे वेरिएशन आ गए। ये वेरिएशंस क्यों है? इसमें अगर कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या सबशेल्स होंगे और कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हैं और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज भी ज़्यादा होती हैं। हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ज़्यादा होती हैं क्योंकि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सबशेल्स इनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इन दोनों बातों का यानी ये वेरिएशन क्यों है, इसका आंसर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख लेते हैं कैसे इसका जवाब है। तो ये बात जो मैं अभी आपको कह रहा था कि हाफ फील्ड और completely filled subshells are more stable and have high ionization energies। तो अब हम इस ग्राफ में से देखें ये जो वेरिएशन आई हैं उनकी रीजन क्या है। सेकंड ए की वैल्यू थर्ड ए से ज़्यादा है और फिफ्थ ए की 6 से ज़्यादा है। दो जगह पे वेरिएशन है। इसको जरा देखें, हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं लिथियम से लेके नियोन तक। लिथियम का 3, तो 1s में 2 और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में जाके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो s सबशेल क्या हो गया, फिल हो गया। सो इसकी अब यहां पे p जो है ये ना हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड है, तो सेकंड a की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इसलिए थर्ड a से ज्यादा हो गई, सेकंड की थर्ड से ज्यादा। फिर p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन में, फिर नाइट्रोजन में जाकर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 में से 3 आए हुए हैं, ये p सबशेल जो है हाफ फील्ड हो गया। अब हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई, यानी 5वें ए की 6ठे ए से ज्यादा हो गई। उसके बाद 8वें पे 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे फिर वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा। अगर कोई सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी,
हाफ फिल्ड हो जाएगा तो उसकी बाकियों से आयोनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे यहां पे फर्क आया है। सेम अगर आप इस पीरियड के मेंबर्स को लिखें यहां से यहां तक, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें। मैग्नीशियम में, सोडियम में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैग्नीशियम में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम इसका एस सबशेल कंप्लीट हो गया, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू एल्यूमिनियम से बढ़ गई। फिर आगे पी में 1 इलेक्ट्रॉन 2 और 3, यहां पे हाफ फिल्ड हो गया, तो फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सल्फर से ज्यादा हो गई। क्यों? हाफ फिल्ड। फिर वही बात कि कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल ज्यादा स्टेबल हैं और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है। फिर क्लोरीन पे आए, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 यहां पे आए आर्गन पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी सबशेल कंप्लीटली फिल हो गया। अब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ट्रेंड है ये आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड्स में, जो हमने यहाँ पे डिटेल के साथ देखा है। तो ये सारा कुछ टॉपिक था आज हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से।